हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब अच्छे हैं। मैं अभिषेक गोयल आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास में। लेक्चर नंबर 5, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। यूनिट हम जो डिस्कस कर रहे हैं जी, उसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। हम लोगों ने अभी तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था जी। सबसे पहले बिजनेस, देन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जब हम बिजनेस करते हैं तो हमने एक बात आपकी स्टार्टिंग में पढ़ी थी, बिजनेस इज अ वाइड टर्म। बिजनेस एक काफी वाइड टर्म है। बिजनेस में काफी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। हमने आपके बिजनेस का डेफिनेशन, बिजनेस का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं। अब कुछ टॉपिक्स आपके रहेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है बिजनेस से रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। यानी कि एक बिजनेस करने के आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, उद्देश्य क्या है। जब आप बिजनेस करेंगे तो क्या आप पर्टिकुलर किसी गोल को अचीव करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, या साथ के साथ और भी काफी सारी बातें हैं जिसके लिए आप बिजनेस करेंगे। ओके जी। तो हमारा टॉपिक दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ये डिवाइड किया गया है जी 2 पार्ट्स में। यानी कि ऑब्जेक्टिव्स आपके 2 तरीके के रहेंगे, जिसमें सबसे पहला आपका है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। यानी कि इसमें हम आपका पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने क्या पढ़ी थी जी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज which are conducted with the motive of earning profit। यानी कि इकोनॉमिक जहां पे वर्ड आ गया, वहां पे बात आ गई जी पैसे की। और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे आपके एक बिजनेस में पैसे कमाने के जो उद्देश्य हैं, उससे रिलेटेड आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। यानी कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या पढ़ेंगे, आपके मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स ये आपके रहने वाले हैं। सेकेंड पार्ट दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हम लोग आपका क्या पढ़ेंगे जी, हम डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स में आपका जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम जब बिजनेस करते हैं तो सोसाइटी के अंदर रह के हम बिजनेस करते हैं। अगर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, मैं बात करूं मेरा एक बिजनेस है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं प्रॉफिट मोटिव के साथ बिजनेस कर रहा हूं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स तो हैं ही मेरे, लेकिन जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूं, जो कस्टमर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, या और जितने भी लोग हैं सोसाइटी में जो मेरे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं मेरे। मैं उनके लिए भी कुछ करूं। तो ये कुछ इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हमारे इसमें रहने वाले हैं। ठीक है जी। करते हैं सबसे पहले शुरुआत इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ। सबसे पहली बात, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में हमारा जो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है, वो आप देख पा रहे हैं जी, प्रॉफिट मेकिंग। मैंने आपको पहले ही बता दिया था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं, वो आपके मनी से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड आपके टॉपिक्स रहेंगे। और सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या आ गया जी हमारे पास, प्रॉफिट मोटिव। आइए देखते हैं ये क्या कहता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्टेब्लिश एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है जी? हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं, अगर मैंने कोई बिजनेस इस्टेब्लिश किया है, तो सिंपल सी बात है मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा जी, प्रॉफिट कमाना। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं पैसे कमाने के लिए कोई काम करूंगा। ओके जी। तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी बिजनेस को सेटअप करने का? टू अर्न प्रॉफिट। आगे देखते हैं क्या लिखा जी, जस्ट लाइक लैंडलॉर्ड गेट्स रेंट ऑन द बिल्डिंग रेंटेड, इन द सेम मैनर a businessman should get profit for business एक्टिविटीज ही परफॉर्म्स। क्या मतलब जी? जिस तरीके से एक लैंडलॉर्ड अपनी जब कोई बिल्डिंग या कोई लैंड रेंट पे देता है, तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि बदले में उसको रेंट मिले। अगर मैं मेरी बात करूं, अगर मान लीजिए मेरे पास एक घर है, उसका फर्स्ट फ्लोर मैंने रेंट पर दे दिया है, तो मैं क्या उम्मीद करूंगा, जो टेनेंट है वो मेरे को बदले में रेंट देगा। इसी तरीके से अगर मैं कोई बिजनेस करता हूं, तो मैं क्या होप लेके चलता हूं कि इस बिजनेस से मेरे को प्रॉफिट होगा। तो इतनी बात क्लियर है जी। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा प्रॉफिट मेकिंग। कोई भी बिजनेस अगर हम इस्टेब्लिश करेंगे, तो उसमें हमारा मोटिव ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा जी? सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? टू अर्न प्रॉफिट। जिस तरीके से एक लैंडलॉर्ड को अपनी लैंड का रेंट मिलता है टेनेंट के थ्रू, उसी तरीके से मैं क्या चाहूंगा, मेरा बिजनेस मेरे को प्रॉफिट लाकर दे। ठीक है। नॉर्मली नो वन इज देयर टू डू अ बिजनेस इन विच ही कैन नॉट मेक प्रॉफिट। नॉर्मली क्या होता है जी, आप हो, मैं हूं, या कोई भी लोग है, अगर बिजनेस करेंगे तो हम इस ऑब्जेक्टिव के साथ बिजनेस नहीं करेंगे कि इस बिजनेस से हमें प्रॉफिट नहीं होगा। हर कोई अगर आपका बिजनेस करता है, तो वो इसी होप के साथ, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ बिजनेस करता है कि इस बिजनेस से मेरे को प्रॉफिट कमाना है। ओके जी।
Profit objective of business has two concepts. One is maximum profit while the second is sufficient profit. इसका क्या मतलब है? कहते हैं प्रॉफिट आप जब कमाओगे, एक बिजनेस में दो तरीके का प्रॉफिट होता है जी। पहला प्रॉफिट है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट और दूसरा सफिशिएंट प्रॉफिट। अगर आपको इन दो शब्दों का मतलब पता है तो आप समझ गए होंगे जी मैक्सिमम प्रॉफिट का क्या मतलब है और सफिशिएंट प्रॉफिट का क्या मतलब है। मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब, मैक्सिमम का क्या मतलब होता है जी? ज्यादा से ज्यादा, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट मींस आप बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं। जितना आप नॉर्मली कमा सकते हो उस बिजनेस से, उससे भी ज्यादा आप प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो। और सफिशिएंट प्रॉफिट का क्या मतलब है? इतना प्रॉफिट जिससे कि आपकी कॉस्ट रिकवर हो जाए और साथ के साथ आपका बिजनेस चलता रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये पेन मैं 10 रुपए कर लेकर आया, अगर मैं इसे 12, 13 या 14 रुपए में बेचूंगा तो मेरी कॉस्ट भी रिकवर हो गई। कॉस्ट मतलब जी जो 10 रुपए मैंने लगाए थे, और साथ ही साथ 2 या 3 रुपए पर यूनिट में प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। ये आपका सफिशिएंट प्रॉफिट है। और अगर मैं चाहूँ ये पेन 10 का लाकर 20, 30, 40, 50 रुपए में बेच दूं, यहाँ पे क्या है जी? मैक्सिमम प्रॉफिट। आप इतना ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो अपने बिजनेस से, जिसको हम नॉर्मल प्रॉफिट नहीं बोल सकते, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपका हो गया। अब मैं बात करता हूं जी, एक बिजनेस जब सफिशिएंट प्रॉफिट कमाता है, इट मींस कि वो जितनी उसकी कॉस्ट लग रही है प्लस एक्स्ट्रा इनकम वो जो चाह रहा है, वो आपका सफिशिएंट प्रॉफिट हो गया। मैक्सिमम प्रॉफिट में क्या होता है? जब एक बिजनेस मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ चल पड़ता है तो वो चाहता है कि मैंने जितनी प्रोडक्शन की उसी से मैं सारा पैसा कमा लूं। उसमें होता क्या है जी? अगर आपकी कोई चीज की वर्थ, जो उसकी वैल्यू है, क्वांटिटी और क्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर 10 रुपए की है, आप उसको बेचते हो 20, 30 रुपए में। तो इससे क्या होता है जी? जितने रुपए आप कस्टमर से चार्ज कर रहे हो, उतनी वैल्यू, उतनी वर्थ की चीज नहीं दे रहे हो आप कस्टमर को। तो मैक्सिमम प्रॉफिट का जब कंसेप्ट आता है तो एक बिजनेस आप ये कह लीजिए जो गुड्स की वैल्यू है उससे कहीं ज्यादा उनको बेचना चाह रहा है। ठीक है, अब देखते हैं जी क्या लिखा है। कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव गिव्स वे टू आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी ऑफ गुड्स, एक्सेस प्रॉफिट टेकिंग एक्सेट्रा। क्या मतलब जी? जब एक बिजनेस मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ चल पड़ता है तो वो क्या करता है? गुड्स इस तरीके के बेचता है जिसमें आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी हो। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप घटिया क्वालिटी के उत्पाद बेच रहे हो। आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी ऑफ गुड्स का मतलब है कि आप जो वैल्यू उससे चार्ज कर रहे हो उसमें उतनी वर्थ नहीं है। कहीं ना कहीं जितने रुपए आपने लिए, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्रों में आपने प्राइस इतना ज्यादा कर दिया कि आपके जो गुड्स हैं वो उतनी वर्थ के नहीं है। या फिर आप क्या कर रहे हो जी? एक्सेस प्रॉफिट टेकिंग, बहुत ज्यादा मुनाफा आप कमाना चाह रहे हो। हेंस द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट इज कंप्लीटली अनफिट। इसका क्या मतलब है? अनफिट क्यों है ये कंसेप्ट? क्या होता है बेटे, जब आपको एक शॉप पे गए, आप एक बार सामान ले आओगे, दो बार ले आओगे, तीसरी बार में आपको भी पता लग जाएगा कि जितने पैसे आप दे के आ रहे हो उस चीज की इतनी वर्थ नहीं है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, जब आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की तरफ चल पड़ोगे तो आपका जो कस्टमर बेस है जी वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ओके, बात करते हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी, यानी कि दूसरी तरफ। द कंसेप्ट ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट इज क्वाइट सुटेबल। अगर आप सफिशिएंट प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो तो बिल्कुल स्टेबल कंसेप्ट है आपके बिजनेस के लिए। क्यों? बिकॉज इट स्टेट्स दैट बिजनेस शुड जनरेट दैट मच प्रॉफिट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल, यानी कि उतना मुनाफा कमाना जितना आपके मार्केट में बने रहने के लिए काफी है। ग्रोथ, आपका बिजनेस ग्रो करता जाए, टाइम टू टाइम इंक्रीज होती जाए, आपकी सेल्स बढ़ रही है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, आप उतना प्रॉफिट कमाए जी जिससे आप मार्केट में सरवाइव कर पाओ, ग्रोथ कर पाओ, अपनी रेपुटेशन, प्रेस्टाइज यानी कि मार्केट में इज्जत बना पाओ, अपना नाम कमा पाओ। ठीक है, उतना प्रॉफिट आप कमाओ ताकि धीरे 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 आपका बिजनेस नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। ठीक है जी। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हमारा है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में, दैट इज प्रॉफिट मेकिंग, और हमने इस ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आप पूरे 2 नंबर में प्रॉफिट मार्क, जो प्रॉफिट मेकिंग आपका ऑब्जेक्टिव है, इसको एक्सप्लेन करके आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपने पहले बताया बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है जी प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट भी जी दो कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट एंड कंसेप्ट ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है जी, ये था हमारा पहला ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो ये क्या है जी? क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। इसका क्या मतलब? आप बिजनेस में प्रॉफिट तो कमाओगे, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने बिजनेस में जो कस्टमर बेस है उसको भी
बढ़ाना है। आइए देखते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। इट मीन्स टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पोटेंशियल कस्टमर्स। पोटेंशियल कस्टमर्स का मतलब समझते हैं सबसे पहले। पोटेंशियल कस्टमर का मतलब है जी ऐसे कस्टमर जो आज आपके बिजनेस के कस्टमर नहीं है, लेकिन वो आगे आपके कस्टमर्स बन सकते हैं। उनको इस तरीके से अट्रैक्ट करना, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक शॉप है, उस शॉप पे दो पर्सन्स आए। एक पर्सन ने गुड्स परचेज किए लेकिन दूसरे पर्सन ने वो गुड्स नहीं लिए। उसको ये था कि मैं किसी और कंपनी के या कहीं और से गुड्स लूंगा। अब मैं क्या करूंगा जी, मेरा कस्टमर बेस मेरे को बढ़ाना है, तो मैं उनके सामने अपने गुड्स की क्वालिटी इस तरीके से प्रेजेंट करूंगा ताकि वो मेरे कस्टमर बन जाए। पोटेंशियल कस्टमर का मतलब जो आज आपके कस्टमर नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वो आपके कस्टमर्स हो सकते हैं। तो आपको ऐसे कस्टमर्स को अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करना है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्यों होना चाहिए, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, क्योंकि अगर आपने अपना कस्टमर बेस बढ़ा लिया तो सिंपल सी बात है आपकी सेल्स बढ़ेगी, और सेल्स बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ठीक है जी। इट मीन्स टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पोटेंशियल कस्टमर्स टुवर्ड्स इट्स प्रोडक्ट्स, यानी कि एक बिजनेस को अपने प्रोडक्ट्स की तरफ पोटेंशियल कस्टमर का रुझान बढ़ाना है, उसको नए कस्टमर्स बनाने हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएशन ऑफ कस्टमर इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, वही बात आ गई ना कि आपने अगर कस्टमर्स बना लिए तो वो डायरेक्टली आपके प्रॉफिट मोटिव में, प्रॉफिट मेकिंग जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट कर देंगे। क्यों? बिकॉज प्रॉफिट कैन बी मेड ओनली व्हेन देयर इज समवन टू परचेज द प्रोडक्ट्स। प्रॉफिट आप तभी कमा पाओगे जब आपके गुड्स को खरीदने के लिए मार्केट में कोई होगा। अगर आपका सामान खरीदने के लिए ही कोई नहीं है तो आप अपने आप से सेल नहीं करोगे, और सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। हेंस बिजनेस हैज टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो एक बिजनेस को कस्टमर्स को अपनी तरफ क्या करना है जी, अट्रैक्ट करना है। द बेस्ट मीडियम ऑफ डूइंग सो इज एडवर्टाइजमेंट। सबसे बढ़िया तरीका क्या है जी, अगर आप पोटेंशियल कस्टमर्स को अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो आप एडवर्टाइजमेंट करो। एडवर्टाइजमेंट में क्या बताओ कि मैं आपको इतनी अच्छी क्वालिटी के और इतनी क्वांटिटी में इस एक जो आपका प्राइस है, नॉर्मल सा प्राइस आप रखें और उस पे आप उनको बढ़िया प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दोगे तो आपके बिजनेस की तरफ कस्टमर्स अपने आप क्या होंगे जी, अट्रैक्ट होंगे। ओके जी। अट्रैक्टिव प्राइस और आपकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी है गुड्स की वो बहुत अच्छी है। ठीक है। अलोंग विद दिस, इफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट रीजनेबल प्राइसेस, वही बात आ गई ना कि अगर आपने अच्छे तरीके के अच्छे क्वालिटी के उत्पाद एक रीजनेबल प्राइस पे आपने ऑफर कर दिए तो चांसेस ऑफ इंक्रीज इन द कस्टमर्स आर देयर। तो सिंपल सी बात है आपका कस्टमर बेस बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आजकल देखो, आज के जो कस्टमर है, जो आज का यूथ है, उनकी सोच क्या है जी, आपको प्रोडक्ट जो है वो बहुत बढ़िया मिले और जितना ज्यादा इकोनॉमिकल हो सके वो मिले। ठीक है। आपके कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जिसपे आप क्या चाहते हो जी, गुड्स तो मेरे को अच्छे लेने, चाहे थोड़ा प्राइस ज्यादा हो, लेकिन मैक्सिमम जो आपका पार्ट कवर है गुड्स का उसमें आप क्या चाहते हैं, इकोनॉमिकल प्राइस में अच्छी क्वालिटी के गुड्स आपको मिल जाए। ठीक है। Hence, to create customers and to satisfy them is an important objective of business। ठीक है जी, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट मेकिंग हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एंड क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स इज सेकंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। थर्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, सर्वाइवल। आप बिजनेस करने आए हो तो आपको सरवाइव करना है जी मार्केट में। मतलब ये कि आज मैंने एक दुकान खोली तो मेरी कोशिश ये हो जितने ज्यादा समय तक हो सके मेरा बिजनेस चलता रहे। ऐसा ना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मैंने बिजनेस किया और वो थोड़े टाइम बाद बंद हो गया। ओके। इट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। मैनेजमेंट मस्ट एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो आपके बिजनेस की मैनेजमेंट है, अगर मैं बात करूं, मैं अकेला ओनर हूं मेरे बिजनेस का, तो मैं और मैनेजमेंट मैं अकेला देखता हूं, तो मेरे को कोशिश क्या करनी चाहिए जी, मेरा जो बिजनेस है वो सालों साल चलता रहे। ओके जी। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यूज टू कवर कॉस्ट। सर्वाइव करने के लिए क्या होगा जी, सिंपल सी बात है, जितने आपके खर्चे कम से कम आप उतना मुनाफा कमाते आए। यानी कि आपने इतना पैसा कमा लिया है कि आप अपने सारे खर्चे निकाल पा रहे हैं, इट मीन्स कि आप सरवाइव कर लेंगे। एक साल में आपके खर्चे हो गए जी 10,000
और आपकी कमाई है 9,000 रुपये, तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 या 2 टाइम ऐसा चलता है। अगर आप लगातार डाउनफॉल हो रहा है आपके बिजनेस का, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, बेसिक सा ऑब्जेक्टिव है सरवाइव करना। उसके अलावा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉफिट मेकिंग एंड क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है जी हमारे बिजनेस का इनोवेशन, यानी कि कुछ न कुछ नया करना। इनोवेशन मतलब टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया आपको करना है अपने बिजनेस में। कोई नया प्रोडक्ट आप लेके आओगे, नई टेक्निक्स आपने डेवलप की, तो कस्टमर्स और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। यानी कि आपको इनोवेशन भी करनी है अपने बिजनेस में, सिर्फ पुराने तौर तरीकों के साथ नहीं चलना है। आप गुड्स को नए तरीकों से बनाए, नई टेक्नोलॉजी लेके आए, नए नए फीचर्स लेके आए आपके प्रोडक्ट में, तभी आप मार्केट में टिक पाओगे। टुडे बिजनेस इज फेसिंग ए डेवलपिंग वर्ल्ड। आज में बिजनेस में आज का जो दौर है वो क्या है जी, डेवलप हो रहा है लगातार। संसार जो है डेवलप होता जा रहा है, और आपके बिजनेस को भी साथ के साथ डेवलप होना पड़ेगा। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, यानी कि पुराने रीति रिवाज, ठीक है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर ऑल्सो चेंजिंग। जो रीति रिवाज थी, जो चीजें, जो टेक्निक्स चलती आ रही थी, वो भी बदल रही हैं। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे क्या है जी, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज पॉसिबल ओनली इफ इट अडोप्ट्स इनोवेशन। तो ऐसे समय में जब आपका वर्ल्ड डेवलप हो रहा है लगातार, कस्टम और ट्रेडिशंस जो है चेंज हो रहे हैं, आपको मार्केट में सरवाइव करना है, तो आपको इनोवेशन तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इनोवेशन का क्या मतलब है जी, इनोवेशन मीन्स टू डू समथिंग न्यू। मैंने बताया आपको, इनोवेशन मतलब कुछ नया करना। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे देखे तो, टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, नया सामान बनाना। टू अडोप्ट इजी मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उस सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने के, यानी कि कस्टमर्स तक पहुंचाने के नए तरीके खोजना। पहले क्या होता था जी, आप ऑर्डर क्या करते थे ऑफलाइन, ऑनलाइन सिस्टम आने के बाद आप अपने मोबाइल से प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो और वो डिलीवर हो जाता है। यानी कि कुछ इस तरीके के आपको इनोवेशन करनी है कि आपने जो सामान बनाया वो तो नया बनाया ही, आपने तरीके भी नए खोज लिए उस सामान को अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। टू प्रोवाइड मोर फैसिलिटीज टू कंज्यूमर्स, आपके जो कंज्यूमर्स हैं उसको और ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करना। अपने प्रोडक्ट के साथ आप क्या करो, एक की बजाय 2 साल की गारंटी प्रोवाइड कर दो, 3 साल की गारंटी प्रोवाइड कर दो, ठीक है, एक्सेट्रा। यानी कि ये कुछ आपके इनोवेशन में पॉइंट्स आएंगे। ओल्ड कस्टमर्स कैन बी मेंटेन्ड एंड न्यू वंस कैन ओनली बी अट्रैक्टेड बाय इनोवेशन। यानी कि आप सिर्फ पुराने कस्टमर्स को तो रोक के रखोगे, इनोवेशन अगर आप करोगे तो पुराने कस्टमर तो बने रहेंगे आपके बिजनेस के साथ। इसके अलावा न्यू वंस, जो नए कस्टमर है, उनको भी आप अट्रैक्ट कर पाओगे इनोवेशन के द्वारा अपने बिजनेस की तरफ। ठीक है, हेंस इनोवेशन इज एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। हमने 4 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए जी अभी तक। प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। देखो सबसे पहली बात, इनोवेशन करो। इनोवेशन करोगे तो क्या होगा जी, कस्टमर्स बनेंगे। कस्टमर्स बनेंगे तो क्या होगा जी, प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा, और प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, आप सरवाइव कर पाओगे। और सरवाइव आप कर रहे हो मार्केट में, इट मीन्स आप अपने आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। ऐसे आप याद कर लो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। क्या जी, इनोवेशन करो। इनोवेशन करोगे तो क्या होगा, कस्टमर्स बनेंगे, यानी कि क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स हो रहा है। और क्रिएशन ऑफ कस्टमर हो गया तो जी सेल्स बढ़ गई, सेल्स बढ़ी तो प्रॉफिट हो रहा है आपको। और प्रॉफिट अगर आपको हो रहा है तो अल्टीमेट आप मार्केट में सरवाइव कर पाओगे और आपका बिजनेस ग्रोथ करता चला जाएगा। अगर आपने ये लाइन याद कर ली, अच्छे से इस चीज को समझ गए, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स तो आपको अपने आप कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, देखते हैं ग्रोथ। ग्रोथ का क्या मतलब है, एवरी बिजनेस नीड्स टू बी एड टू इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन। यानी कि एक बिजनेस को जब अगर लॉन्ग रन में रहना है तो उसको अपने बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे प्रोस्पेक्ट ऐड करते चलेगा वो, ताकि वो मार्केट में बना रहे। फॉर दिस इफ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस टू ग्रो। और अगर आपको लॉन्ग रन में स्टे करना है, सरवाइव करना है, तो ग्रोथ तो करनी पड़ेगी। हर साल अगर आप 10,000 रुपए कमाते जा रहे हो, सिर्फ आपका प्रॉफिट हो रहा है 10,000 10,000 10,000 इतना, तो आप क्या है जी, सरवाइव तो कर रहे हो, लेकिन आप ग्रोथ नहीं कर रहे हो। क्यों, क्योंकि महंगाई या और चीजों की जो कॉस्ट है वो टाइम के साथ बढ़ती चली जाएगी। और प्रॉफिट आपका स्टेबल है तो एक टाइम ऐसा आएगा जो आपके एक्सपेंसेस हैं और जो प्रॉफिट है दोनों सेम लेवल पे आ जाएंगे, और आपको बिजनेस को अल्टीमेटली शट डाउन करना पड़ेगा। इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस आर, आपको कैसे पता लगेगा एक बिजनेस ग्रो कर रहा है जी।
सबसे पहली बात, इंक्रीज इन सेल्स टर्नओवर, यानी कि आपने जितने का सामान, टोटल जो सामान आप बेचते हो वो आपका बढ़ रहा है। सेल्स टर्नओवर, आपने पहले साल सामान बेचा जी 1 करोड़ का, अगले साल बेचा 1 करोड़ 10 लाख, देन 1 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़। इसका मतलब क्या है जी, आपका टर्नओवर जो है वो बढ़ता जा रहा है, और इससे हम क्या पता लगा पाएंगे कि आप ग्रो कर रहे हो। बी पॉइंट, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एम्प्लॉइज, या फिर क्या हो रहा है जी, आपके पास जितने प्रोडक्ट्स थे, फॉर एग्जांपल आप पहले 3 तरीके के फोन मैन्युफैक्चर्स करते थे, आज आपके पास 10 तरह के मॉडल्स हैं आपकी कंपनी में, 10 तरीके के फोन लॉन्च कर दिया आपने, अगले साल 15 फोन, उससे अगले साल 20 प्रोडक्ट्स आपके जो है कैटलॉग में ऐड हो गए। इट मीन्स कि आप ग्रो कर रहे हो, तभी तो आप प्रोडक्शन जो है गुड्स की, अलग अलग गुड्स आप बना पा रहे हो। या आपकी कंपनी में एम्प्लॉइज बढ़ गए। इसका क्या मतलब है जी, मान लीजिए मेरा बिजनेस था पहले सिर्फ दिल्ली में, आज मेरा बिजनेस है दिल्ली, महाराष्ट्र, गुड़गांव, हरियाणा, पंजाब। इट मीन्स कि मैंने अलग अलग ब्रांचेस ओपन की है, वहां पे एम्प्लॉइज भी काफी ज्यादा मैंने अपॉइंट कर लिए हैं। इट मीन्स मैं ग्रो कर रहा हूँ, तभी तो मैं अपना बिजनेस एक्सपेंड कर पा रहा हूँ। इसके अलावा जी सबसे मेन, इंक्रीज इन प्रॉफिट, यानी कि आप जो मुनाफा हर साल कमाते हो वो अगर आपका बढ़ गया है, तो अल्टीमेट का मतलब है जी आपके बिजनेस ने ग्रोथ की है। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर है आपको? फिर से मैं रिपीट करूं, आपको करनी है क्या, इनोवेशन। इनोवेशन करोगे तो कस्टमर्स क्रिएट होंगे, कस्टमर्स अगर क्रिएट हुए तो सेल्स बढ़ेंगी, सेल्स बढ़ेंगी तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं आपके, और प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं तो आप मार्केट में सरवाइव भी कर पाओगे और आपका बिजनेस ग्रो भी कर पाएगा। ठीक है जी, ये आपके कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स थे। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में हमने अभी तक क्या देखा जी, आप प्रॉफिट मेकिंग, कस्टमर्स का बेस बढ़ाना है, इनोवेशन करनी है, बिजनेस को ग्रो करना है, सरवाइव करना है, यानी कि सारा आपने अभी क्या देखा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स थे ये आपके। जो बिजनेस का ओनर है, जो मैनेजमेंट है, ये उसके काम के ऑब्जेक्टिव्स थे। अब आप बिजनेस जहां कर रहे हैं, जिस सोसाइटी में आप बिजनेस कर रहे हो, उनके प्रति भी आपके कुछ फर्ज बनते हैं। किन लोगों के प्रति? ऐसे लोग आपके जो बिजनेस से जुड़े हैं। आपके बिजनेस से कौन कौन लोग जुड़े हैं जी? एक तो बिजनेसमैन खुद है, ठीक है, उसके हमने पढ़ लिए वो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके। वो प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहा है, वो चाह रहा है उसका बिजनेस ग्रो करे, सरवाइव करे, इनोवेशन करे। लेकिन और भी तो लोग हैं, जैसे कि कस्टमर सबसे पहले, एम्प्लॉइज, या उसके अलावा और जो आपके बिजनेस से कनेक्टेड है किसी ना किसी तरीके से, उनके प्रति भी आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनको हम बोलेंगे जी सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोसाइटी के प्रति आपके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला, हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। ये किसके लिए हो गया जी? कंज्यूमर्स के लिए, यानी कि आपके जो कंज्यूमर्स हैं उनको, आप उनके लिए आपका क्या ऑब्जेक्टिव है जी? हाई क्वालिटी गुड्स एट अ फेयर प्राइस। इसी लाइन में सारी बात क्लियर हो गई। क्या मतलब जी? फेयर प्राइस, रीजनेबल प्राइस पे आप उनको बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करो। आइए देखते हैं जी। द फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस एंड इन प्रॉपर क्वांटिटी ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस टू कंज्यूमर्स, यानी कि आपको अपने कंज्यूमर्स को एक रीजनेबल प्राइस पर अच्छी क्वालिटी के और अच्छी क्वांटिटी में गुड्स प्रोवाइड करने हैं। क्वांटिटी का मतलब क्या जी? जितना कस्टमर आपको पैसा दे रहा है उसको उतने वर्थ की, उतने क्वांटिटी की चीजें मिल जाएं। और क्वालिटी का मतलब क्या है जी? चीजें ड्यूरेबल हो, जल्दी खराब ना हो। डिपेंड करता है आपका किस तरीके का प्रोडक्ट है। अगर आपका प्रोडक्ट है रेफ्रिजरेटर है जी, टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, तो आपको क्या रहता है जी कि उनकी लाइफ क्या हो, कम से कम 5-7 साल तो वो इजीली चले। अगर आप मोबाइल परचेज कर रहे हो तो आप चाहते हैं 3-4 साल तो आराम से निकाल दे। डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है, देखते हैं। बिजनेस शुड प्रोड्यूस एंड सप्लाई प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉपर क्वालिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर एक्सपेक्टेशन, यानी कि कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उम्मीदें हैं, उसको आपको उस पर खरा उतरना है। उसके अनुरूप आप उसको जितना प्राइस उससे ले रहे हैं उस क्वालिटी के गुड्स आप प्रोवाइड कर दो। क्वालिटी मीन्स, क्वालिटी का मतलब क्या जी? क्वालिटी में मीन ड्यूरेबिलिटी, एज इन द केस ऑफ रेडियो, टीवी, रेफ्रिजरेटर। ड्यूरेबिलिटी मतलब वो लंबे समय तक चले। और प्योरिटी यानी कि शुद्धता। इस केस में जी, दवाई अगर आप बेच रहे हो, या आपको, देखो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल आप कुछ खाने पीने की चीजें बेच रहे हो जी, आपका बिजनेस किस चीज का है? ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, यानी कि खाता है उसको। कोई दवाई हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, तो इनमें क्या है जी, ये चीजें प्योर हो। और सेफ्टी, सेफ्टी किस केस में जी? आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट
बेच रहे हैं जिससे कस्टमर को कोई नुकसान हो सकता है, हार्म हो सकता है अगर आपने प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स ना फॉलो किए तो। फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, या आप कोई गाड़ी बेच रहे हो तो उसमें क्या है जी, सेफ्टी मेजर्स पूरे होने चाहिए। इसी से आपका क्या होगा जी, कस्टमर बेस मेंटेन रहेगा। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है जी, हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइजेस। मॉडर्न कंज्यूमर्स प्रेफर्स टू बाय क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मैंने आपको अभी बताया था, आज का जो यूथ है, आज के जो कंज्यूमर्स है, वो क्या चाहते हैं जी, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स उनको मिले। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स में कंज्यूमर के लिए क्या है जी, हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, यानी कि अच्छे क्वालिटी के गुड्स आपको मिलने चाहिए एक फेयर प्राइस पे। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये भी आपका कंज्यूमर के लिए है जी ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या लिखा गया है, आपको अवॉइड करना है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जी, आप अपने बिजनेस की सेल्स बढ़ाना चाह रहे हो या प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहे हो गलत तरीकों से। मतलब आप क्या चाहते हो जी, जितने का आप सामान दे रहे हो उसमें कुछ मिलावट कर दिया आपने, चावल के अंदर कंकर मिला दिए उसका वजन बढ़ाने के लिए, चाय पत्ते में आपने कंकर मिला दिए ताकि उसका वजन बढ़ जाए, या आपने जनरली कुछ इस तरीके के सामान जिनमें आप कुछ मिक्स कर सकते हो और उसका आप क्या करते हो जी, वेट बढ़ा सकते हो ताकि आपको ज्यादा प्रॉफिट हो। या आपने क्या किया जी, अगर आपको याद हो तो लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन में लोग क्या किया था जी, कई शॉपकीपर्स ऐसे थे, गवर्नमेंट ने मना भी किया कि आप गुड्स को होल्ड करके ना रखें, काला बाजारी ना करें। यानी कि जब जरूरत है उस समय तो आप वो सामान बेच नहीं रहे हो, आपने इकट्ठा करके रख लिया, और जब जरूरत आई तो आप क्या कहते हो जी, अवेलेबल तो है लेकिन मेरे को पैसे ज्यादा दो, तभी मैं आपको सामान दूंगा। तो ये क्या है जी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, ये अनएथिकल भी है और पनिशेबल भी है। इनके लिए प्रॉपर एक्ट बने हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंपटीशन एक्ट, ऐसे एक्ट्स हैं, लॉ हैं जो आपको पनिश भी करेंगे अगर आपने ऐसा काम किया तो। ठीक है, देखते हैं एंटी सोशल यानी सोसाइटी के विरुद्ध और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इंक्लूड। इसमें क्या क्या इंक्लूड है जी, आपका ब्लैक मार्केटिंग, मैंने आपको बताया, काला बाजारी, अडल्ट्रेशन, मिलावटी, आप सामान में मिलावट कर रहे हैं, ओवर चार्जिंग, जितने का गुड्स है उससे ज्यादा आप पैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो एक्स एग्रीगेटिंग इन द एडवर्टाइजमेंट अबाउट द यूजेस ऑफ प्रोडक्ट्स इज आल्सो एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। इसका क्या मतलब है, जब आपने एडवर्टाइजमेंट की, क्या होता है, आपका एक प्रोडक्ट है जी, वो काम कर सकता है 2 तरीके के सिर्फ, और आपने क्या बोला जी, ये कर सकता है 10 तरीके के काम। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने बोला, मेरी ये कोल्ड ड्रिंक है, इसको आप पी लो, इससे आपका बुखार भी ठीक हो जाएगा, आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, अगर आपको वोमिटिंग हो रही है वो नहीं होगी, ये आपके लिए हेल्दी भी है। इतने सारे आपने फायदे गिना दिए, लेकिन काम सिर्फ करता था वो एक। तो ये क्या है, आपने एक्स एग्रीगेट कर दिया, यानी कि उस प्रोडक्ट के जो फायदे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता दिए, जबकि एक्चुअल में वो ऐसा नहीं है। तो ये काम आपको नहीं करने हैं, ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि क्या आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी है। ठीक है जी, नो सोसाइटी एक्सेप्ट दीज प्रैक्टिसेस, अगर आप ऐसे काम करेंगे तो कोई भी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। विद दीज प्रैक्टिसेस ए बिजनेसमैन विल नॉट ओनली लूज हिज रेपुटेशन बट इट इज पनिशेबल अंडर लॉ। आपके समाज में इज्जत तो खराब होगी ही होगी, साथ के साथ आपको पनिश भी किया जाएगा, यानी कि आपकी जो रेपुटेशन है, नेम एंड फेम है, आपके बिजनेस की जो प्रेस्टाइज है, वो भी अफेक्ट होगी इन कामों से। द पनिशमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ। क्या मतलब जी, आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है, यानी कि आपको पैसे देने पड़ेंगे अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया, तो लॉ के अंडर आपकी पेनल्टी डिफाइन है वो पे करनी पड़ेगी, या फिर इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है आपको अगर ऐसा काम किया, और बोथ यानी कि आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, फाइन भी पे करना पड़ेगा, और आपको जेल भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको कस्टमर्स के प्रति देखने हैं, यानी कि कस्टमर्स के भी कुछ आप कह लीजिए हक है, और आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स में ये 2 पॉइंट अगर आपके आ जाते हैं कि कस्टमर से रिलेटेड आपके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तो आपको ये लिखने हैं कि हाई क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करेंगे जी रीजनेबल प्राइस पे, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कम्युनिटी सर्विस। ये आपके एम्प्लॉयज के प्रति फर्ज है, ये ऑब्जेक्टिव्स आपके एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग है। सबसे पहला जी, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहली बात तो, आप जिस सोसाइटी में बिजनेस कर रहे हैं, आप जिस जगह पे बिजनेस कर रहे हैं, कोशिश करें कि वहां के लोगों को आप रोजगार दे पाएं। ठीक है, प्रायोरिटी आप उन लोगों को रखें जो मान लीजिए किसी कारण से डिसेबल्ड हो गए हैं या जो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्या करो जी,
आप अपने रोजगार में प्राथमिकता यानी कि पहले आप प्रायोरिटी पे उनको रखो। द बिजनेस एम्प्लॉयज पीपल टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। एक बिजनेस को जी एम्प्लॉयज की जरूरत होती है काम करवाने के लिए। बाय एम्प्लॉइंग पीपल एट वर्क ए बिजनेसमैन हेल्प्स इन फ्लो ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। देखो आपने एम्प्लॉयज को रखा, वो आपको काम करके देंगे, तो आप बदले में उनको पे करोगे, आप उनको पे करोगे तो उनके पास पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो जी वो सामान खरीद पाएंगे, अपना जो लिवलीहुड है वो चला पाएंगे, जो जरूरत की चीजें हैं वो सामान वो खरीद पाएंगे। अगर वो सामान खरीदेंगे तो पैसा दुकानदार के पास जाएगा, दुकानदार के पास जाएगा तो वो और सामान ला के बेचेगा। तो ये क्या है, फ्लो ऑफ इनकम। एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ जब पैसा जाता है तो वो सोसाइटी में इनकम आपकी फ्लो करती चलती है। तो आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है ताकि इनकम का जो फ्लो है सोसाइटी में वो बना रहे। वाइल क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जब आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करोगे, ए बिजनेस मस्ट गिव स्पेशल कंसिडरेशन टू हैंडीकैप, डिसेबल्ड एंड पुअर पीपल। जो लोग गरीब हैं, जो किसी कारणवश किसी दुर्घटना के कारण उन्होंने अपने कोई बॉडी पार्ट मान लीजिए गवा दिया है, ऐसे लोगों को आप प्रायोरिटी पे रखें, उनको काम दो। रीजन बीइंग क्या है, वो बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग भी हो सकते हैं लेकिन आप उनको इग्नोर कर देते हो। अगर आप अपनी लाइफ में कभी बिजनेस करो तो ऐसे लोगों को इग्नोर नहीं करना है, दे आर मोर कैपेबल देन अस, ठीक है। अगर उनमें हो सकता है जी हमारे से ज्यादा अच्छी क्षमता हो, ठीक है। तो एक बिजनेस को अपनी सोसाइटी में क्या करना है जी, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी करना है। नेक्स्ट पॉइंट जी, कम्युनिटी सर्विस। ध्यान से पढ़ें, लार्ज बिजनेस यूनिटीज should undertake community services like setting up of hospitals, schools, etc. For example, Steel Authority of India contributes regularly for agriculture, education, healthcare and drinking water supply to the people living nearby to their steel plants। यानी कि आपके बिजनेस में जो लोग एम्प्लॉई हैं या फिर आसपास आपके जहाँ पे भी इंडस्ट्री सेटअप की है वहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों के लिए आप कुछ अच्छा करें। आपने एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट की ही, साथ के साथ आप कोशिश क्या करें जी, हॉस्पिटल फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें, या आप एजुकेशन फैसिलिटी, आपके बिजनेस में जो एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों को आप क्या करते हो जी, एजुकेशन प्रोवाइड करते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करती है जी, रेगुलर बेसिस पे एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करती है उन लोगों को जो उनके स्टील प्लांट्स के आसपास रहते हैं। ठीक है जी, कस्टमर्स के लिए हमने दो ऑब्जेक्टिव पढ़े और ये सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दो ऑब्जेक्टिव्स आपके पढ़ लिए हैं, यानी कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ के लोगों के लिए भी आप कुछ करें। ठीक है, इससे क्या होगी, आपके बिजनेस की रेपुटेशन, जो प्रेस्टाइज है, नेम एंड फेम है, वो इंक्रीज होगा। ओके, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमने सबसे पहले कस्टमर्स के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव पढ़े, देन हमने सोसाइटी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी हमारा, अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन, यानी कि ये भी किसके लिए है, सोसाइटी के लिए। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर आपने इंडस्ट्री सेटअप की है और उससे आप एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन किसी भी तरीके का पोल्यूशन कर रहे हैं तो आपको ये नहीं करना है। इसके लिए भी प्रॉपर लॉज बने हुए हैं कि अगर आपकी इंडस्ट्री है उसमें चिमनी लगी हुई है या आप वाटर डिस्पोज ऑफ करते हो तो किस किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, चिमनी की हाइट क्या होनी चाहिए, काफी सारी चीजें ये आपके लॉज में प्रिस्क्राइब की हुई है। और अगर आपने लॉ का कंप्लायंस नहीं किया तो क्या होगा जी, देन अगेन आपके ऊपर फाइन और पेनल्टीज लगेंगी। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज लेड टू अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अच्छी बात है, लेकिन उससे पोल्यूशन भी आपका बढ़ा है। द इंडस्ट्री थ्रो, या तो इंडस्ट्री फेंक देती है या पानी जो है, जो वेस्ट, जो कचरा है वो ड्रेन कर देती है जी रिवर्स में, विच पोल्यूट्स वाटर, जिससे पानी को नुकसान होता है जी। द स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनीज, जो धुआं निकल रहा है चिमनीज से, इंडस्ट्रीज की जो चिमनी है वो पोल्यूट करता है एनवायरमेंट को, तो ये क्या है जी, गलत है। इट बिकम्स द मोरल ड्यूटी ऑफ द बिजनेसमैन टू हेल्प इन सोल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। एक बिजनेसमैन का फर्ज है कि वो इस पोल्यूशन के जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन करे। द बिजनेसमैन मस्ट अडोप्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आपको अपने बिजनेस में ऐसी टेक्निक्स का यूज करना है जिससे पोल्यूशन ना हो। ठीक है जी, एक पॉइंट और हमने कर लिया। अभी हमने देखो दो लोगों के रिगार्डिंग काम कर लिया जी, कस्टमर्स के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए और सोसाइटी के प्रति भी आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स में 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है वो है एम्प्लॉइज के रिगार्डिंग। ठीक है, प्रॉपर जो आपके बिजनेस में ऑलरेडी एम्प्लॉइज है उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखते हैं जी। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, ये भी आपका एक सोशल ऑब्जेक्टिव है।
इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं जी, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या है, बिल्कुल आसान सी बातें हैं, आपने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया, पढ़ भी लिया है मेरे साथ, मैंने आपको बता भी दी है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। इट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशन में आपके ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड ये आपका ऑब्जेक्टिव है। Employees are valuable resources who contribute significantly to the success in the business. Employees एक बहुत ही valuable resource है किसी भी business का, जो कि क्या करता है, एक business को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करता है। To get maximum from employees and to keep the employees motivated. ठीक है, आपको जो एम्प्लॉइज है, दी बेस्ट जो एम्प्लॉय कर सकता है, एक एम्प्लॉय अपना 100% दे उसके लिए और वो हमेशा मोटिवेटेड रहे, उसके लिए एक बिजनेस को क्या करना है जी, द बिजनेस मस्ट टेक केयर ऑफ देयर एम्प्लॉइज बाय परसुइंग द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि आपको ध्यान रखना है उन एम्प्लॉइज का, उनके खुद के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हर एम्प्लॉय का। वो चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, मैं एक एक जो मेरी लाइफ है वो मैं एक स्टेबल लाइफ जी पाऊं। तो आप अगर उनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर दोगे तो आपके बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सेल्स को इंक्रीज करना, प्रोडक्शन को बढ़ाना, प्रॉफिट कमाना, वो भी अपने आप क्या हो जाएंगे जी, कंप्लीट हो जाएंगे। आइए देखते हैं कुछ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं एम्प्लॉयज के, या आप किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हो, मैक्सिमम आप उनसे निकलवा सकते हो जो काम वो करते हैं। सबसे पहली बात जी, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस। जहां पे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वहां पे पानी की फैसिलिटी है जी, अच्छे वेंटिलेशन की फैसिलिटी है, वॉशरूम फैसिलिटीज है। अगर आप उनको अच्छे काम करने की कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो सिंपल सी बात है वो आपको अच्छा काम करके देंगे। पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरीज। अगर आप एक पर्सन से काम करवा रहे हैं 15,000 रुपए का या 20,000 रुपए का, तो आप कोशिश करें उतना तो कम से कम उसको दें, अगर ज्यादा पॉसिबल है तो वो दें, लेकिन कम ना दे। इससे क्या होगा जी, आपका एम्प्लॉय डिमोटिवेट होगा और वो आपको छोड़ के चला जाएगा और ये आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। यह हो सकता है जी जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज है वो स्ट्राइक पे चला जाए, वो लॉकआउट कर दे, जिससे आपकी प्रोडक्शन रुक सकती है। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय बाय इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज एंड कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज। आप अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम उनकी नॉलेज इंक्रीज करें, उनको ट्रेनिंग दे ताकि वो और अच्छे से चीजों को सीख पाए। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉय आपका है, अगर आप उसको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, अच्छी एजुकेशन दोगे, अच्छी नॉलेज उसकी बढ़ाओगे, तो अल्टीमेटली वो सारी जो नॉलेज है वो आपके बिजनेस में ही काम आएगी, वो आपके बिजनेस को नई आइडियाज देगा, इनोवेशन में मदद करेगा और इससे आपके बिजनेस को फायदा होगा। प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स सच एज मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एक्सेट्रा। आप उनके एम्प्लॉयज हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, उनके जो बच्चों के हो आप फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो, या आप उनके एजुकेशन को बियर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो मैं अपने एम्प्लॉयज की जो चिल्ड्रन है, जो उनके बच्चे हैं, उनकी जो फीस लग रही है उसको 50% मैं बियर करूंगा, 50% एम्प्लॉय करेगा। तो इससे क्या होगा जी, वो एम्प्लॉय आपके बिजनेस में बना रहेगा, वो आपके बिजनेस में और अच्छा काम करके देगा। ठीक है, ये कुछ आपके ऑब्जेक्टिव्स थे आपके एम्प्लॉयज के रिलेटेड। सबसे पहले हमने आज की क्लास में डिस्कस क्या किया जी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है फटाफट से ओवरव्यू लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हम क्या लिख सकते हैं जी, इनोवेशन करना। इनोवेशन करोगे तो क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स होगा, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स होगा तो सेल्स बढ़ेगी, जिससे कि प्रॉफिट मेकिंग होगी, प्रॉफिट मेकिंग है तो आप ग्रोथ और सर्वाइव दोनों कर पाओगे। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या जी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करने हैं रीजनेबल प्राइस पे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आपको नहीं करनी है, उसके अलावा पोल्यूशन नहीं करना है, एम्प्लॉयज के वेलफेयर का ध्यान रखना है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट करना है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स थे आपके बिजनेस के। आज की क्लास में हम सिर्फ इतने ही डिस्कशन करेंगे। अब आपको क्या करना है जी, आपकी जो बुक्स है उनमें से इन बातों को पढ़ना है। आपका एक टॉपिक और कवर हो गया है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। हमने आपका जी क्या क्या डिस्कस कर लिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देन इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनके डिफरेंस और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। और आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे। और आप सब अपना ध्यान रखें और मन लगा के पढ़ाई करें। थैंक यू।